तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ फैमिली स्विच नाम की इस मूवी के बारे में, जिसकी लेंथ के बारे में बात की जाए तो 1 घंटा 45 मिनट है और ओटीटी प्लेटफॉर्म की बात की जाए तो नेटफ्लिक्स है। दूसरे इसके एमवी रेटिंग के बारे में बात की जाए तो 5.8 की एमवी रेटिंग है, इसकी फेमस है। साथ ही साथ इसे रेड टोमेटोज में 8% यूजर्स ने पसंद किया है और गूगल यूजर्स की बात की जाए तो 86% गूगल यूजर्स ने पसंद किया है, जो कि ठीक-ठाक रेटिंग है लेकिन इतनी ज़बरदस्त भी नहीं है। और दोस्तों आज हम लोग ये डिटेल से मूवी के बारे में आपको बताने वाले हैं, इसके बिल्कुल सब रिलीज़िंग, कास्टिंग और जितनी भी डिटेल हो पाएगी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। आप भी दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, बेल आइकन दबा के साल को सेट कर लें ताकि हमारी जितनी भी वीडियोज़ हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों इसके बारे में हम बेसिक डिटेल से जानना चालू करते हैं। फैमिली स्विच एक 2023 अमेरिकी कॉमेडी फिल्म है जो मैकजी द्वारा निर्देशित है, एडम स्टिकेल और विक्टोरिया स्ट्रॉस द्वारा लिखित है और जेनिफर गार्नर और एड हेल्म्स द्वारा अभिनीत है। यह एमी क्राउज रोसेंथल की 2010 की बच्चों की किताब बेडटाइम फॉर मॉमी पर आधारित है। एक कास्ट करें। जेस के रूप में जेनिफर गार्नर, एड हेल्म्स बिल के रूप में, एम्मा मायर्स सीसी के रूप में, व्याट के रूप में ब्रैडी नून, एंजेलिका के रूप में रीटा मोरेनो, रॉल्फ के रूप में मैथियास श्वेघोफर, एरियाना के रूप में वैनेसा कैरास्को, हंटर ड्रू के रूप में साइरस अर्नोल्ड, कारा के रूप में इलिया इसोरेलिस पॉलिनो, एवा के रूप में जॉर्डन लेफ्टविच, कैरी के रूप में जोशा रोकेमोर, मोल्सन के रूप में बशीर सलाहुद्दीन, स्टीवन के रूप में पॉल शीर, सिमोन के रूप में हेलेन होंग, कोच किम के रूप में फॉर्च्यून फीमस्टर, हैंस के रूप में नेड बेलामी, ग्लेन के रूप में एंड्रयू बैचलर, ग्लेन के रूप में किंग बाख, गस के रूप में डैन फिनर्टी, बैरी के रूप में होवी मंडेल, कुओमो नदिया झील के रूप में, डेव के रूप में ब्रायन बेल, स्कॉट श्राइनर स्कॉट के रूप में, पैट्रिक विल्सन पैट्रिक के रूप में, पीटर के रूप में पीट होम्स, नाओमी एक परिगिनास नाओमी, कोच किम के रूप में फॉर्च्यून फीमस्टर, स्पॉक के रूप में एडम लस्टिक, मिस्टर हॉलिस के रूप में रवि कपूर, थंडर के रूप में अनवर जिबाबी, प्रकाश के रूप में हन्ना स्टॉकिंग, डीजे युकोन कॉर्नेलियस के रूप में मार्क मैकग्राथ, सौम्य स्वभाव वाले पिता के रूप में बॉब स्टीफेंसन, बॉस के रूप में बेंजामिन फ्लोर्स जूनियर। उत्पादन फरवरी 2021 में यह बताया गया कि जेनिफर गार्नर फिल्म में अभिनय करेंगी, जिसका शीर्षक फैमिली लीव था। 2 नवंबर 2022 तक एड हेल्म्स को फिल्म में अभिनय करने की सूचना मिली थी, जिसमें मैकजी निर्देशक के रूप में काम करेंगे। 3 दिसंबर 2022 में एम्मा मायर्स और ब्रैडी नून को गार्नर और हेल्म्स के पात्रों के बच्चों के रूप में चुना गया था। 4 प्रमुख फोटोग्राफी फरवरी 2023 में लॉस एंजल्स में हुई, जिसमें मार्क स्पाइसर ने छायाकार के रूप में काम किया। 5 रिलीज फैमिली स्विच 30 नवंबर 2023 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया था। 6 स्वागत समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमाटोज पर 13 आलोचकों में से 38% समीक्षाएं सकारात्मक हैं, जिनकी औसत रेटिंग 3.7/10 है। 7 मेटाक्रिटिक, जो एक भारित औसत का उपयोग करता है, ने 8 आलोचकों के आधार पर फिल्म को 100 में से 37 का स्कोर दिया, जो आमतौर पर प्रतिकूल समीक्षाओं को दर्शाता है। जोसेफ मैकगिंटी निकोल, जन्म 9 अगस्त 1968, जिन्हें पेशेवर रूप से मैकजी के नाम से जाना जाता है, एक अमेरिकी निर्देशक, निर्माता और पूर्व रिकॉर्ड निर्माता हैं। मैकजी ने संगीत उद्योग में अपना करियर शुरू किया, संगीत वीडियो का निर्देशन किया और विभिन्न एल्बमों का निर्माण किया।
बाद में वह अपनी पहली नाटकीय रूप से रिलीज की गई कथात्मक फीचर चार्लीज एंजल्स के साथ प्रमुखता से उभरे, जिसने उस समय किसी निर्देशन की पहली फिल्म के लिए सबसे अधिक कमाई करने वाला शुरुआती सप्ताहांत बनाया था। तब से उन्होंने कई अन्य फिल्मों का निर्देशन किया है, जिनमें टर्मिनेटर साल्वेशन, दिस मीन्स वॉर और द बेबीसिटर शामिल हैं। टेलीविजन पर मैकजी ने जॉन मैकनामारा के साथ फास्टलेन का सह-निर्माण किया और कार्यकारी ने द ओसी, सुपरनैचुरल और चक का निर्माण किया। मैकजी 2001 में स्थापित एक प्रोडक्शन कंपनी वंडरलैंड साउंड एंड विजन के भी मालिक हैं, जिसने चार्लीज एंजल्स, फुल थ्रॉटल के बाद से उन फिल्मों और टेलीविजन शो के निर्माण की देखरेख की है जिन पर उन्होंने काम किया है। प्रारंभिक जीवन। जोसेफ मैकगिंटी निकोल का जन्म कालामाजू, मिशिगन में हुआ था और वे न्यूपोर्ट बीच, कैलिफोर्निया में पले बढ़े। चूंकि उनके चाचा और दादा का नाम भी जो था, भ्रम से बचने के लिए उनकी मां ने उनका उपनाम मैकजी रखा। एक मैकजी ने कोरोना डेल मार हाई स्कूल में पढ़ाई की, जहां उनकी मुलाकात मार्क मैकग्राथ से हुई। प्रारंभ में वह मैकग्राथ के साथ मिलकर बनाए गए बैंड के प्रमुख गायक बनना चाहते थे। हालांकि वह एक अग्रणी व्यक्ति के रूप में विफल रहे और मैकग्राथ को कार्यभार संभालने के लिए राजी कर लिया। इसके बजाय उन्होंने 22 साल की उम्र तक बैंड के लिए निर्माता और विपणनकर्ता के रूप में पर्दे के पीछे काम किया। फिर उन्होंने यूसी इरविन से मनोविज्ञान में कला स्नातक की उपाधि प्राप्त की। मैकजी ने बाद में मेडिकल स्कूल में दाखिला लेने के बारे में सोचा, लेकिन पढ़ाई से थककर उन्होंने 1993 में जी रिकॉर्डिंग्स के नाम से एक रिकॉर्ड लेबल बनाया। एक स्थिर फोटोग्राफर के रूप में अपने शौक पर काम किया, स्थानीय बैंड और संगीतकारों की शूटिंग की, साथ ही डिलीवरी ट्रक चलाकर पैसे भी कमाए। अंततः वह मैकग्राथ को बाद की नौकरी पर ले आए, जो स्नातक होने के बाद अवसादग्रस्त उदासीनता की स्थिति में थे, और उन्होंने एक बैंड के लिए फिर से हाथ आजमाने का फैसला किया। 2-3 बैंड के पास शुगर रे जैसे कई हिट एकल थे, एक लेबल के साथ हस्ताक्षर किए गए और दौरे पर गए। 4 मैकग्राथ ने कहा है कि मैकग्राथ उनके लिए एक मनोवैज्ञानिक, चिकित्सक और संगीत सहयोगी रहे हैं, जिसमें उन्हें फ्लाई रिकॉर्ड करने के लिए राजी करना भी शामिल है, जो शुगर रे की ब्रेकआउट हिट बन जाएगी, क्योंकि मैकग्राथ को पहले नहीं लगता था कि उनके पास गायन है। गाने को अच्छे से परफॉर्म करने के लिए आवाज। 3 कैरियर। प्रारंभिक कार्य। 1995 में मैकजी ने शुगर रे के पहले एल्बम का निर्माण किया और उनके दूसरे एल्बम में कई गाने लिखे। 5 उन्होंने कैबूज गीत के लिए एक संगीत वीडियो बनाने के लिए अपने पिता से $3,500 उधार लिए, जिससे बैंड को अटलांटिक रिकॉर्ड्स के साथ अनुबंध करने में मदद मिली और उन्होंने एक संगीत वीडियो निर्देशक के रूप में अपना करियर शुरू किया। पहले 3 कॉर्न संगीत वीडियो में उनके काम के कारण उन्हें साइप्रस हिल के साथ काम करना पड़ा, और बाद में मैकजी को 50 से अधिक संगीत वीडियो क्रेडिट, जैसे कि सबलाइम के सैंटेरे, स्मैश माउथ के ऑल स्टार और द ऑफस्प्रिंग के साथ अत्यधिक मांग मिली। कॉर्न और शुगर रे पर वृत्तचित्रों के साथ प्रिटी फ्लाई, एक सफेद आदमी के लिए। 1997 में उन्हें स्मैश माउथ के वॉकिंग ऑन द सन के लिए बिलबोर्ड के पॉप वीडियो ऑफ द ईयर अवार्ड और शुगर रे के फ्लाई के लिए म्यूजिक वीडियो प्रोडक्शन एसोसिएशन के पॉप वीडियो ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। 6 अंततः इसने उन्हें टेलीविजन वाणिज्यिक व्यवसाय में पहुंचा दिया, जहां उन्होंने मेजर लीग बेसबॉल और कोका कोला के लिए विज्ञापन का निर्देशन किया। गैप के लिए एक उल्लेखनीय विज्ञापन था, जिसे 1999 के लंदन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सम्मानित किया गया था। 7 2000-2007 मैकजी के संगीत वीडियो से प्रभावित होकर ड्रयू बैरीमोर ने चार्लीज एंजल्स फिल्म के निर्देशन के लिए उनसे संपर्क किया।
उन्होंने बड़े प्रोजेक्ट लेने की इच्छा रखते हुए इसे स्वीकार कर लिया और फिल्म को स्टूडियो के अधिकारियों के सामने पेश किया, जो शुरू में अनिच्छुक थे लेकिन बाद में बहुत आग्रह के बाद इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी। फिल्म, जिसके लिए उन्हें $3,50,000 का भुगतान किया गया था, 2000 में रिलीज हुई और आलोचकों और प्रशंसकों के मिश्रित आलोचनात्मक स्वागत के साथ दुनिया भर में $250 मिलियन से अधिक की कमाई की। हालांकि उन्होंने 2002 में आयोजित 6वें वार्षिक हॉलीवुड फिल्म महोत्सव में हॉलीवुड ब्रेकथ्रू पुरस्कार जीता। 6 सोनी ने रेड वैगन एंटरटेनमेंट के लिए सैन्य एक्शन ड्रामा ड्रेडनॉट को निर्देशित करने के लिए उन्हें $2.5 मिलियन का भुगतान किया। 8 वह चार्लीज एंजल्स की अगली कड़ी विकसित करने और एयर शो के साथ अपनी फिल्म निर्माण की शुरुआत करने के लिए भी तैयार थे, जिसका बाद का निर्माण अभी तक नहीं हुआ है। 9 फरवरी 2002 में जॉन पीटर्स और लोरेंजो डी बोनावेंटुरा ने उन्हें सुपरमैन फिल्म श्रृंखला की 5वीं किस्त में शामिल कर लिया, जो विकास के चरम पर थी। इस प्रकार उनकी पिछली परियोजनाएं रुक गईं। मैकजी और पीटर्स ने सुपरमैन फ्लाई बाय नामक फिल्म के लिए एक नई पटकथा लिखने के लिए जे अब्राम्स को काम पर रखा था, जिसे जुलाई 2002 में प्रस्तुत किया गया था। 10 सितंबर 2002 में चार्लीज एंजल्स फुल थ्रॉटल के पक्ष में परियोजना से बाहर निकलते हुए मैकजी को प्रतिस्थापित कर दिया गया था। ब्रेट रैटनर 11 इस बीच उन्होंने जॉन मैकनामारा के साथ फास्टलेन 2002 नामक एक टेलीविजन श्रृंखला विकसित और सह-निर्मित की, जिसे अंततः प्रत्येक एपिसोड की उच्च लागत के कारण एक सीजन के बाद रद्द कर दिया गया। 12 जोश श्वार्ट्ज ने उनसे और उनकी निर्माता भागीदार स्टेफनी सैवेज से एक अन्य टेलीविजन श्रृंखला द उसी 2003 के लिए संपर्क किया, जो मैकजी के गृहनगर न्यूपोर्ट बीच में स्थित कई किशोरों के जीवन के इर्द गिर्द घूमती थी। 13-14 मैकजी को पायलट को निर्देशित करने के लिए तैयार किया गया था, लेकिन चार्लीज एंजल्स फुल थ्रॉटल के साथ शेड्यूलिंग टकराव के कारण उनकी जगह डॉग लिमन ने ले ली। 15 यह शो 4 सीजन के बाद 2007 में समाप्त हो गया। 12 चार्लीज एंजल्स की अगली कड़ी 2003 में आई और हालांकि पहली फिल्म जितनी सफल नहीं रही, चार्लीज एंजल्स फुल थ्रॉटल 2003 ने भी दुनिया भर में $250 मिलियन से अधिक की कमाई की। 7 इसके तुरंत बाद सोनी ने वंडरलैंड साउंड एंड विजन के साथ अपने फर्स्ट लुक प्रोडक्शन सौदे को अतिरिक्त 3 वर्षों के लिए बढ़ा दिया, जिसमें हॉट व्हील्स, एयर शो और रेडिएंट भी शामिल थे। 16 तब से उनमें से कोई भी फिल्म पूर्व के साथ विकसित नहीं की गई है, जिसे पहले 2003 में उनके लिए निर्देशन का माध्यम माना जाता था। बाद में उन्होंने 2006 में इसका निर्माण करना चुना, 117209 में बदला। 18 वार्नर ब्रदर्स, जो अभी भी उनकी बैंक योग्यता से संतुष्ट हैं, ने कास्टिंग और प्री प्रोडक्शन कठिनाइयों के कारण रैटनर के बाहर हो जाने के बाद अप्रैल 2003 में उन्हें सुपरमैन फ्लाईबी का निर्देशन करने के लिए फिर से काम पर रखा। अपने कार्यकाल के दौरान मैकजी और निर्माताओं ने स्टोरी बोर्ड, अवधारणा कला और स्थानों की योजना बनाने के साथ साथ स्क्रिप्ट संशोधन और फिल्म को पूरी तरह से पूर्व कल्पना करने पर $15 मिलियन से अधिक खर्च किए। हालांकि बाद में मैकजी ने सिडनी के लिए उड़ान भरने के डर का हवाला देते हुए इस परियोजना को छोड़ दिया। 19 अंततः जुलाई 2004 में ब्रायन सिंगर को बोर्ड पर लाया गया, जिसके परिणामस्वरूप सुपरमैन रिटर्न्स आया। 11 मैकजी ने उसी वर्ष टेलीविजन श्रृंखला द माउंटेन 2004 का निर्माण किया, वह भी एक सीजन के बाद रद्द हो गई। 12 उनका अगला टेलीविजन काम सुपरनैचुरल 2005 था, जिसके लिए उन्होंने 2013 तक कार्यकारी निर्माता के रूप में काम किया।
अगले वर्ष वार्नर ब्रदर्स ने मैकजी को अनुमति दी, जो एक कहानीकार के रूप में सुधार करना चाहते थे और अधिक महत्वपूर्ण सामग्री प्राप्त करना चाहते थे। वी.आर. मार्शल 2006 एक स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म का निर्देशन करने के लिए हालांकि फिल्म को मिश्रित आलोचनात्मक प्रतिक्रिया मिली, लेकिन भावनात्मक कहानी कहने की क्षमता के लिए मैकजी की सराहना की गई। शिकागो ट्रिब्यून की जेसिका रीव्स ने कहा कि मैकजी ने नई परिपक्वता दिखाई है। जो दृश्य भयानक प्रभाव के लिए चलाए जा सकते थे, जैसे विमान दुर्घटना और उसके उग्र परिणाम, उन्हें कुशल दक्षता के साथ संभाला गया है। 20-35 मिलियन डॉलर के बजट में फिल्म ने केवल 43.5 मिलियन डॉलर की कमाई की। साथ उन्होंने हॉरर फिल्म स्टे अलाइव 2006 का भी निर्माण किया था, जिसे काफी हद तक नकारात्मक समीक्षा मिली थी। 21 एडम ब्रॉडी के साथ मैकजी अगली बार पंथ कॉमेडी हिट रिवेंज ऑफ द नर्ड्स का रीमेक बनाने के लिए तैयार थे, जिसे 2007 में 12.5 मिलियन डॉलर के बजट के साथ रिलीज करने की योजना बनाई गई थी और एमोरी यूनिवर्सिटी में फिल्मांकन शुरू किया गया था। हालांकि स्क्रिप्ट की समीक्षा करने के बाद विश्वविद्यालय के अधिकारी इसे बहुत घटिया बताते हुए फिल्मांकन से 2 सप्ताह पहले पीछे हट गए। इसके कारण फिल्म की शूटिंग 2 सप्ताह के लिए एग्नेस स्कॉट कॉलेज में की गई, लेकिन निर्माता फॉक्स एटॉमिक ने इसे रोक दिया क्योंकि एमोरी के परिसर में उनके लिए खुली जगह की कमी थी और तथ्य यह है कि सर्दी तेजी से आ रही थी, जिससे इसकी संभावना बढ़ गई थी। फिल्म के कई बाहरी दृश्यों की शूटिंग समस्याग्रस्त है। 22 इसके अलावा स्टूडियो के कार्यकारी पीटर राइस दैनिक समाचार पत्रों से निराश थे। 23 2007 में मैकजी ने ज्यादातर टेलीविजन पर काम किया। पुसीकैट डॉल्स प्रेजेंट द सर्च फॉर द नेक्स्ट डॉल 2007 और चक 2007 का निर्माण किया। 12 द ओसी में उनके साथी जोश श्वार्ट्ज द्वारा सह निर्मित, उन्होंने बाद के पायलट का निर्देशन किया और पूरी श्रृंखला में कार्यकारी निर्माता बने रहे। फॉक्स ने इनविजिबल के लिए एक स्क्रिप्ट प्रतिबद्धता भी दी थी, जो एरी आइजनर द्वारा लिखित एक अपराधी के बारे में एक टेलीविजन पायलट थी जो अदृश्य हो जाता है, जिसे वह निर्मित करने वाला था। 24 और वी.आर. मार्शल के लेखक जेमी लिंडेन उनके साथ फ्लैशबैक नामक एक टीवी पायलट पर काम कर रहे थे। 25 हालांकि 2011 तक इन शो पर कोई अपडेट नहीं किया गया है। 2007 वर्तमान 2 अगस्त 2007 को मैकजी ने वार्नर ब्रदर्स के साथ अपनी वंडरलैंड साउंड एंड विजन कंपनी के लिए 3 साल का फर्स्ट लुक प्रोडक्शन डील साइन किया, जिसमें हर साल 3 फिल्में बनाने और हर साल उनमें से एक निर्देशित करने की योजना थी। स्थापित की गई पहली 4 फिल्में नाइट क्रॉलर, अब मॉन्स्टर स्क्वाड के नाम से जानी जाती हैं, एक शीर्षक रहित जासूसी परियोजना, युकाटन और मेंटेनेंस थीं। 26 पूर्व एक पथभ्रष्ट पिता के बारे में जिसे राक्षसों और अंधेरे के डर से छुटकारा पाने के लिए अपने बचपन के उत्पीड़क का सामना करना पड़ता है। नवंबर 2007 में शुरू करने की योजना बनाई गई थी, लेकिन मैकजी ने पढ़ाई छोड़ दी और बाद में उसकी जगह माइक मिशेल ने ले ली। 27 शीर्षकहीन जासूसी परियोजना को फिल एल्डन रॉबिन्सन द्वारा फिर से लिखा गया था और इसे बेसिल इवानिक द्वारा निर्मित किया जाना था। 28 युकाटन स्टीव मैकवीन के बचे हुए नोट्स और उनके जुनूनी प्रोजेक्ट के स्टोरी बोर्ड पर आधारित एक महाकाव्य साहसिक डकैती फिल्म है। हालांकि वार्नर ब्रदर्स ने अब इस परियोजना को टीम डाउनी के अधीन रखा है। 29 और मेंटेनेंस जिम मैसी की इसी नाम की कॉमिक बुक श्रृंखला का एक फिल्म रूपांतरण था, जो 2 चौकीदारों के बारे में है जो एक हथियार निर्माता के लिए काम करते हैं जो दुनिया के सबसे दुष्ट सुपर खलनायकों को आपूर्ति करता है, लेकिन फिल्म के अधिकार ड्रीमवर्क्स में चले गए हैं। एनिमेशन 30 परिणामस्वरूप उनमें से किसी में भी मैकजी की भागीदारी नहीं होगी। 31
30 अक्टूबर 2007 को फॉक्स ने ब्रिटिश कल्ट शो स्पेस्ट के अमेरिकी रीमेक के लिए एक पायलट को मंजूरी दे दी, जिसमें मैकजी ने एक कार्यकारी निर्माता के रूप में काम किया, भले ही साइमन पेग और प्रशंसक मूल रचनाकारों की भागीदारी के बिना रीमेक बनाने की संभावना से नाराज थे। बहरहाल, एडम बर्र द्वारा लिखित पायलट 32 को इसके प्रसारण से पहले प्रतिबंधित कर दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप फॉक्स ने श्रृंखला को रद्द कर दिया। 33 मैकजी के तत्कालीन कार्यकारी ने पुसीकैट डॉल्स प्रेजेंट गर्लिशियस 2008 का निर्माण किया। पुसीकैट डॉल्स प्रेजेंट श्रृंखला को बाद में रद्द कर दिया गया। वह WB टेलीविजन नेटवर्क की ऑनलाइन श्रृंखला सोरोरिटी फॉरएवर 2008 और एक्सपोज्ड 2010 के कार्यकारी निर्माता भी थे। 34 मैकजी की अगली फिल्म परियोजना टर्मिनेटर साल्वेशन 2009 थी, जो टर्मिनेटर फिल्म श्रृंखला की चौथी किस्त थी जो मानवता और स्काईनेट के बीच लड़े गए भविष्य के युद्ध का परिचय देती है। हेल्सियन कंपनी द्वारा अधिकार खरीदने के बाद उन्होंने परियोजना के लिए मैकजी पर हस्ताक्षर किए, जिसके लिए उन्हें $6 मिलियन का भुगतान किया गया। 35 हालांकि उन्होंने प्रशंसकों से वादा किया कि वह क्रिश्चियन बेल की कास्टिंग और जेम्स कैमरून के साथ व्यक्तिगत बातचीत के साथ इस गाथा में विश्वसनीयता वापस लाएंगे। 36 फिल्म 21 मई 2002 009 को संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में रिलीज हुई। मिश्रित समीक्षाएं प्राप्त हुईं। इसने दुनिया भर में $371 मिलियन की कमाई की, जो इसके उच्च बजट को देखते हुए उद्योग की अपेक्षाओं से काफी कम थी। दोस्तों ये एक कॉमेडी मूवी है और साथ ही साथ 30 नवंबर 2023 को इसे नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया है। लैंग्वेज की बात की जाए तो ये हर लैंग्वेज में डेफिनेटली अवेलेबल कराई जाएगी। नेटफ्लिक्स के द्वारा इसे डब किया गया है, हिंदी में तो अवेलेबल है, इंग्लिश में भी है और साथ ही साथ इसी के साथ यूनाइटेड स्टेट के अंदर से बनाया गया है, जैसे कि इंग्लिश के साथ और भी कई लैंग्वेज अवेलेबल कराई जाएगी। दोस्तों ये एक कॉमेडी लाइक मूवी है, यदि आप कॉमेडी पसंद करते हो, फैमिली ड्रामा पसंद करते हो तो आपके लिए स्पेशल तरह इसमें देखने को मिलने वाला है। बाकी इसमें कोई एक्शन वैक्शन ऐसा कोई भाव नहीं है, जैसा कि टाइटल से ही आपको पता लग गया होगा। बाकी दोस्तों इसके बारे में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ, वीडियो को लाइक कर दें। टर्मिनेटर साल्वेशन के बाद उनसे डिज्नी के लिए 20,000 लीग्स अंडर द सी के रीमेक का निर्देशन करने की उम्मीद थी, जिसके लिए वह कैप्टन निमो के लिए सैम वर्थिंगटन को कास्ट करने में रुचि रखते थे। 38-39 हालांकि प्री प्रोडक्शन कार्य पर लगभग $10 मिलियन खर्च करने के बाद वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो के फिल्म प्रमुख रिच रॉस ने रचनात्मक चिंताओं के कारण परियोजना को अनिश्चित काल के लिए रोक दिया और मैकजी अब इससे जुड़े नहीं हैं। 40 इसके बाद उन्होंने दिस मीन्स वॉर का निर्देशन करने के लिए 20वीं सेंचुरी फॉक्स के साथ बातचीत की, जो एक जासूसी कॉमेडी प्रोजेक्ट है जो दो सबसे अच्छे दोस्तों के बारे में है जो एक ही लड़की के प्यार में पड़ने के बाद एक दूसरे के खिलाफ युद्ध में उतर जाते हैं। हालांकि शुरुआत में ब्रैडली कूपर 41, सेठ रोजन 42 और सैम वर्थिंगटन सहित कई कास्टिंग ड्रॉप आउट से परेशान थे। 43 अंततः फिल्म को वैंकूवर में फिल्माया गया और 2012 में रिलीज किया गया। 44 तब से वह यूनिवर्सल पिक्चर्स के निर्देशन कर्तव्यों के लिए बातचीत में ओजिया, इसी नाम के हैस्ब्रो बोर्ड गेम पर आधारित एक फिल्म 45 और वास्तविक जीवन की घटनाओं के बारे में रोलिंग स्टोन के लेख पर आधारित लोरेंस कैफारिया की पिच से जुड़ी हुई है। एस्थर रीड का नाम द गर्ल हु कॉर्नर्ड द आइवी लीग है। साथ ही अमांडा सेफ्राइड 46 और 20वीं सेंचुरी फॉक्स के लिए डेविड कैलाहम द्वारा लिखित एक हाई प्रोफाइल शीर्षकहीन अंतरिक्ष साहसिक परियोजना है। 47 मैकजी टर्मिनेटर फिल्म श्रृंखला के विकास की निगरानी और 5वीं किस्त का निर्देशन करने के लिए भी चर्चा में थे। उन्होंने हेल्सियन कंपनी के साथ $10 मिलियन का राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्सल सौदा किया था 3, लेकिन श्रृंखला के अधिकारों के साथ हेज फंड पैसिफिकर में स्थानांतरित होने के बाद उनकी आगे की भागीदारी असंभावित हो गई।
48 पीटर एम लेनकोव की ग्राफिक उपन्यास श्रृंखला आरआईपीडी का फिल्म रूपांतरण एक अन्य परियोजना थी जिस पर वह काम कर रहे थे, लेकिन दिस मीन्स वॉर के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के कारण उनकी जगह रॉबर्ट श्वेंटके को ले लिया गया। 49 उन्होंने द डफ 2015 का निर्माण किया, जो एक किताब पर आधारित एक किशोर कॉमेडी थी। 50 मैकजी ने चैप टेलर द्वारा लिखित मूल हॉन्टेड सिटी को प्रकाशित करने के लिए वंडरलैंड सेट के साथ कॉमिक्स में भी काम किया है, जिसे एक फीचर फिल्म में विस्तारित किया जाएगा, जिसे वह निर्देशित करने की योजना बना रहे हैं, एक टेलीविजन शो और एक वीडियो गेम। 51 वह सक्रिय रूप से रॉक म्यूजिकल स्प्रिंग अवेकनिंग का एक फिल्म रूपांतरण विकसित कर रहे हैं। $25 मिलियन के लिए 6 सप्ताह में स्वतंत्र रूप से इसका निर्माण और फिल्मांकन करने की योजना बना रहे हैं। 752 इसके लिए अतिरिक्त उत्पादन कर्तव्यों के साथ जॉन स्टॉक के डेड का एक फिल्म रूपांतरण। स्पाई रनिंग उपन्यास 5354 आई एम ए जीनियस ऑफ अनस्पीकेबल एबिल एंड आई वांट टू बी योर क्लास प्रेसिडेंट जोश लिब की इसी नाम की किताब का फिल्म रूपांतरण। 55 मिडीवल एक ऐसी फिल्म जिसका निर्देशन वे पहले करने वाले थे लेकिन अब इसका निर्देशन रॉब कोहेन कर रहे हैं। 56 एलिसियम न्यू रीजेंसी के लिए मैट सिरुलनिक द्वारा लिखित एक क्लासिक ग्रीक मिथक की आधुनिक पुनर्कथन। 57 मेडेलियन निकोलस केज अभिनीत एक एक्शन थ्रिलर है जो एक पूर्व मास्टर चोर के बारे में है जो अपनी अपहरित बेटी की तलाश कर रहा है। 58 टिंक डिज्नी के टिंकरबेल पर आधारित एक लाइव एक्शन रोमांटिक कॉमेडी है। 59 और सीबीएस फिल्म्स का फेस इट। 60 जिन अन्य परियोजनाओं में उन्होंने रुचि व्यक्त की है उनमें द्वितीय विश्व युद्ध की फिल्म और डू एंड्रॉइड्स 3 ऑफ इलेक्ट्रिक शीप का रूपांतरण शामिल है, जिसे पहले रिडले स्कॉट द्वारा 1982 के ब्लेड रनर के रूप में फिल्माया गया था। 61 अपने टेलीविजन कार्य के लिए वंडरलैंड साउंड एंड विजन ने 09-10 सीजन के लिए 3 पायलट बेचे। थंडर रोड सीबीएस के लिए वाइपर आउट के ऑटोमोबाइल संस्करण के रूप में वर्णित एक रियलिटी शो। 62 लाइमलाइट फेरेल विलियम्स के जीवन पर आधारित फेम का एक समकालीन संस्करण जो एबीसी के लिए कार्यकारी निर्माता भी थे। 63 और ह्यूमन टारगेट फॉक्स के लिए अपने ग्राहकों की सुरक्षा के लिए नियुक्त एक अंगरक्षक के बारे में इसी नाम की कॉमिक बुक पर आधारित है। केवल बाद वाला नेटवर्क टीवी पर प्रसारित हुआ। 17 जनवरी 2010 को शुरू हुआ। 64 और 2 सीजन के बाद समाप्त हुआ। 65 उसी वर्ष सीडब्ल्यू ने ला फेमे निकिता की रीमेक निकिता को एक श्रृंखला का ऑर्डर दिया जिसका प्रीमियर 9 सितंबर को हुआ। 66 2009 से मैकजी और वंडरलैंड साउंड एंड विजन विभिन्न नेटवर्कों के लिए कई शो का निर्माण करने के लिए तैयार हैं। जोश फ्रीडलैंडर द्वारा विकसित कैंप मॉर्निंगवुड। 67 हमारा शो लैरी चार्ल्स के साथ सह विकसित एक एनबीसी कॉमेडी प्रोजेक्ट है जो लोगों के एक अलग समूह के बारे में है जो अपने पसंदीदा विज्ञान फाई शो के समाप्त होने के बाद उसके एपिसोड बनाना शुरू करते हैं। 68 डैनी कॉम्डेन द्वारा लिखित द इंट्रूडर्स। 69 स्कॉट रोसेनबाम द्वारा परिकल्पित एक अनाम स्थान वेस्टर्न। 70 और एबीसी के लिए क्लाइव बार्कर का होटल एक प्रेतवाधित होटल में भयानक घटनाओं की एक श्रृंखला के बारे में। 71 हालांकि अधिकांश शो की तरह जो हर सीजन में प्रसारित होते हैं उनमें से कोई भी वास्तव में पूरे सीजन के लिए प्रसारित या प्रसारित नहीं हुआ है। शो की हालिया लाइनअप जिसमें वह शामिल हुए हैं वे हैं ज़ोंबी बनाम वैम्पायर्स, 2 अधिकारियों के बारे में एक मित्र पुलिस श्रृंखला जिनमें से एक पिशाच है जो ज़ोंबी अपराधों से निपटती है। 72 पीआई नामक एक निजी नेत्र श्रृंखला को उन्होंने पॉल शेवरिंग के साथ सह विकसित किया। 73 और वेब श्रृंखला एम हाई का प्रीमियर 18 अक्टूबर 2011 को फेसबुक पर हुआ। 74 11 दिसंबर 2008 को उन्हें सिनेएशिया द्वारा वर्ष के कोडक फिल्म निर्माता से सम्मानित किया गया। 75
ताकाशी मुराकामी और मैकजी ने लघु अकिहबारा माजो को प्रिंसेस का निर्देशन किया, जहां कर्स्टन डंस्ट ने द वेपर्स के 1980 के गीत टर्निंग जापानीज का कवर गाया है। इसे 1 अक्टूबर 2009 से 17 जनवरी 2010 तक लंदन के टेट मॉडर्न संग्रहालय में पॉप लाइफ प्रदर्शनी में दिखाया गया था। इसमें डंस्ट को जापान के टोक्यो में एक शॉपिंग जिले अकिहबारा के आसपास नृत्य करते हुए दिखाया गया है। 76, 77, 78 अक्टूबर 2011 में मैकजी को समिट एंटरटेनमेंट के लिए पजल पैलेस का निर्देशन करने के लिए तैयार किया गया था। 79-80 22 जनवरी 2016 को डेडलाइन ने बताया कि मैकजी मास्टर्स ऑफ द यूनिवर्स के लिए रिबूट फिल्म का निर्देशन करेंगे और स्क्रिप्ट के पुनर्लेखन की देखरेख भी करेंगे। 21-26 अप्रैल 2017 को यह घोषणा की गई कि मैकजी अब फिल्म का निर्देशन या इसमें शामिल नहीं होंगे। 82 2015 में मैकजी ने हॉरर कॉमेडी फिल्म द बेबीसिटर का निर्देशन किया, जिसमें समारा वीविंग, जुडाह लुइस, हाना मीली, रॉबी एमेल और बेला थॉर्न ने अभिनय किया। 83 फिल्म 13 अक्टूबर 2017 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी। 8-4-2019 में मैकजी ने द बेबीसिटर, किलर क्वीन का सीक्वल बनाया, 85 जो 10 सितंबर 2020 को रिलीज हुई थी। 86 मार्च 2018 में यह बताया गया कि मैकजी जैक स्टेंट्स की पटकथा से नेटफ्लिक्स के लिए रिम ऑफ द वर्ल्ड का निर्देशन करेंगे। 87-88-89 फिल्म 24 मई 2019 को रिलीज हुई थी। 90 व्यक्तिगत जीवन। मैकजी एगोराफोबिया से पीड़ित हैं। वह सुपरमैन फ्लाईबाय की शूटिंग के लिए ऑस्ट्रेलिया जा रहे विमान में चढ़ने में असमर्थ रहे और परिणामस्वरूप उन्हें फिल्म से हटा दिया गया। मैकजी ने लोगों को बताया कि एगोराफोबिया की समस्या के बावजूद वह उड़ान के डर से पीड़ित है। उन्होंने फास्ट को बताया, यह कहना आसान था कि यह उड़ने का डर था, क्योंकि यह मुझे कमजोर दिखा सकता है, लोग इसे समझ सकते हैं और मुझे यह कहने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं एक तरह का पागल हूं। कंपनी। उनके भाई की 2007 में कोकीन के अत्यधिक सेवन से मृत्यु हो गई, जिसके बारे में उनका कहना है कि इसने उन्हें जमीन से जोड़े रखा और उन्हें याद दिलाया कि जीवन को हल्के में न लें। 7-91 उनकी और अभिनेत्री ब्रिजेट मोयनाहन की मुलाकात एक हवाई जहाज में हुई और 2010 के अंत में उन्होंने कुछ समय तक डेट किया। 92-93-94 मैकजी को 14 मई 2022 को पेंसिल्वेनिया के यॉर्क कॉलेज से ललित कला में डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्राप्त हुई। एमी क्राउसे रोसेंथल, जन्म एमी रेनी क्राउसे, 29 अप्रैल 1965 13 मार्च 2017, वयस्क और बच्चों दोनों की किताबों की एक अमेरिकी लेखिका, एक लघु फिल्म निर्माता और रेडियो शो होस्ट थीं। एक वह अपने संस्मरण एनसाइक्लोपीडिया ऑफ एन ऑर्डिनरी लाइफ, अपने बच्चों की चित्र पुस्तकों और फिल्म प्रोजेक्ट द बेकनिंग ऑफ लवली के लिए सबसे ज्यादा जानी जाती हैं। 2, 3, 4, 5, 6 वह एक विपुल लेखिका थीं। उन्होंने 2005 से 2017 में उनकी मृत्यु के बीच 30 से अधिक बच्चों की किताबें प्रकाशित कीं। 3-4 वह एकमात्र लेखिका हैं जिनके 3 बच्चे हैं। पुस्तकें उसी वर्ष पारिवारिक साक्षरता के लिए सर्वश्रेष्ठ बच्चों की पुस्तकों की सूची में शामिल हो जाती हैं। 7 वह शिकागो के NPR सहयोगी WBZ और टेड सम्मेलन में योगदानकर्ता थीं। 8-9 पुस्तकें। एमी क्राउज रोसेंथल ने वयस्कों और बच्चों दोनों के लिए लिखा। रोसेंथल की न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्टसेलर सूची में कई किताबें थीं। आई विश यू मोर, यूनी द यूनिकॉर्न, प्लांट ए किस, एक्सक्लेमेशन मार्क, कुकीज, बाइट साइज लाइफ लेसन्स और डक खरगोश। 10-11 बत्तख खरगोश। 2010 ईस्टर एग रोल के दौरान व्हाइट हाउस में पढ़ा गया था।
12 उन्हें ग्लोबल रीड अलाउड के लिए 2015 की लेखिका के रूप में चुना गया था। 13 दुनिया भर की कक्षाओं के लिए एक ही किताबें पढ़कर एक दूसरे से जुड़ने का 8 सप्ताह का कार्यक्रम। 14 उनके वर्णमाला के अनुसार संस्मरण इंसाइक्लोपीडिया ऑफ एन ऑर्डिनरी लाइफ 2005 में प्रकाशित को अमेज़न के दशक के शीर्ष 10 संस्मरणों में से एक नामित किया गया था। 15 उनकी अनुवर्ती टेक्स्ट बुक एमी क्राउसे रोसेंथल 9 अगस्त 2016 को डटन पेंगुइन रैंडम हाउस द्वारा प्रकाशित की गई थी। यह एक इंटरैक्टिव टेक्स्ट मैसेजिंग घटक को शामिल करने वाली पहली पुस्तक है। 15 अपने वयस्क और बच्चों के काम के साथ रोसेंथल के पास एक यादगार जर्नल लाइन कुल 10 शीर्षक थी, जिसमें एनसाइक्लोपीडिया ऑफ मी माई लाइफ फ्रॉम ए टू जेड और द बेली बुक ए 9-month जर्नल फॉर यू एंड योर ग्रोइंग बेली शामिल थी। 16 रोसेंथल की चित्र पुस्तक यस्डे टॉम लिचटेनहेल्ड द्वारा लिखित को लाइव एक्शन नेटफ्लिक्स ओरिजिनल फिल्म यस्डे के रूप में रूपांतरित किया गया है, जो मार्च 2021 में रिलीज होगी। 17 उनकी किताबों का एक और नेटफ्लिक्स रूपांतरण बेड टाइम फॉर मॉमी नवंबर 2023 में फैमिली स्विच के रूप में रिलीज किया जाएगा। 18 फिल्में रोसेंथल ने अपने आईफोन या फ्लिप कैमरे का उपयोग करके लघु फिल्में बनाईं। कुछ दर्शकों से आगे की बातचीत को आमंत्रित करते हैं, कुछ सामाजिक प्रयोग हैं, और कुछ पूरी तरह से कुछ और बनने के लिए एक दूसरे पर आधारित होते हैं। उनकी फिल्मों में 17 थिंग्स आई मेड, 19 टुडे इज ए गिफ्ट, 20 एटीएम, ऑलवेज ट्रस्ट मैजिक, 21 द काइंडनेस थॉट बबल, 22 द मनी ट्री, 23 और द बेकनिंग ऑफ लवली शामिल हैं। 24, 25, 26 उन्होंने 8 अगस्त 2008, 24 9 सितंबर 2009, 28 10 अक्टूबर 2010, 29 और 11 नवंबर 2011 को शिकागो के मिलेनियम पार्क में बीन में बेकनिंग ऑफ लवली 27 कार्यक्रम आयोजित किए। 30-31 शिकागो पत्रिका ने द बेकनिंग ऑफ लवली का वर्णन किया। रोसेंथल की उत्कृष्ट कृति, जो पिछले 2 वर्षों में सामने आई, 17 थिंग्स आई मेड नामक एक यूट्यूब वीडियो के साथ शुरू हुई। इसमें उन्होंने दर्शकों को 8 अगस्त 2008 8/8/08 को रात 8:08 बजे मिलेनियम पार्क में एक साथ 18वीं चीज बनाने के लिए मिलने के लिए आमंत्रित किया। वो चीज थी एक पार्टी। उसे उम्मीद थी कि शायद 30 का एक समूह होगा, लेकिन लगभग 400 जिज्ञासु लोग आ गए। वे खुद को गाते, नाचते, बुलबुले उड़ाते और अजनबियों को फूल देते देखकर आश्चर्यचकित रह गए। एक जोड़ा मिला और प्यार हो गया। रोसेंथल कहते हैं, काश उस रात का वर्णन करने के लिए जादुई से कम स्पष्ट कोई शब्द होता। यह किसी न किसी तरह से सभी के लिए सार्थक था। जेफ रूबी 6 अन्य कार्य रोसेंथल टेड में लगातार योगदान करता थे। 2011, 2012 और 2015 में उन्हें एक अनुभवात्मक डिजाइनर के रूप में लाया गया, जो वार्षिक टीईडी एक्टिव सम्मेलन में लागू किए गए विचारों और अनुभवों का निर्माण करते थे। इसके अतिरिक्त उन्होंने टेड सैन डिएगो 2011 और TEDxSS म्यू 2012 में भाषण दिए हैं। उन्होंने अपना पहला और सबसे प्रसिद्ध टेड टॉक नोट्स ऑन लाइफ 2010 में टेडक्स वाटरलू, कनाडा में दिया था। 32 उनके निबंध और लेख द न्यूयॉर्क टाइम्स, हॉलमार्क मैगजीन, पेरेंटिंग ओ, द ओपरा मैगजीन और मैकस्वीनीज में छपे हैं। उनकी वेबसाइट हॉयजमी.com को बारबरा किंगसोल्वर और स्टीफन किंग के साथ सर्वश्रेष्ठ आधिकारिक लेखक वेबसाइटों में से एक नामित किया गया था। 33 व्यक्तिगत जीवन टफ्ट्स विश्वविद्यालय से स्नातक रोसेंथल शिकागो में रहते थे। 34-10 उनके 3 बच्चे थे, जस्टिन, माइल्स और पेरिस। 3 मार्च 2017 को 51 वर्ष की आयु में
उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स के मॉडर्न लव निबंध के माध्यम से घोषणा की कि वह डिंबग्रंथि के कैंसर से गंभीर रूप से बीमार हैं। 35 निबंध उसके पति जेसन के लिए एक डेटिंग प्रोफाइल के रूप में था, ताकि उसकी मृत्यु के बाद उसे पुनर्विवाह करने में मदद मिल सके। 36 मैं इसे वैलेंटाइन डे पर समाप्त कर रही हूँ, उसने लिखा, और सबसे वास्तविक गैर फूलदान उन्मुख उपहार जिसकी मैं आशा कर सकती हूँ वह यह है कि सही व्यक्ति इसे पढ़ता है, जेसन को ढूंढता है, और एक और प्रेम कहानी शुरू होती है। 10 दिन बाद शिकागो में उनके घर पर उनकी मृत्यु हो गई, जहां उनका जन्म हुआ था। 36 37 38 बच्चों की किताबें। लिटिल पिया जेन कोरेस द्वारा सचित्र क्रॉनिकल बुक्स 2005। लिटिल हूट जेन कोरेस द्वारा सचित्र क्रॉनिकल बुक्स 2009। लिटिल ओइंक जेन कोरेस द्वारा सचित्र क्रॉनिकल बुक्स 2009। दी ओके बुक टॉम लिचेनहेल्ड द्वारा सचित्र हार्पर कॉलिंस 2007। स्पून स्कॉट मैगून द्वारा सचित्र हाइप्रियन बुक्स फॉर चिल्ड्रन 2009। उन दिनों में से एक रेबेका डॉटी द्वारा सचित्र पुतनाम 2005। हाँ दिन टॉम लिचेनहेल्ड के साथ हार्पर कॉलिंस 2009। यह उचित नहीं है टॉम लिचेनहेल्ड द्वारा सचित्र हार्पर कॉलिंस 2008। बत्तख खरगोश टॉम लिचेनहेल्ड के साथ क्रॉनिकल बुक्स 2009। माँ के लिए सोने का समय ल्यूएन फार्म द्वारा सचित्र ब्लूम्सबरी 2010। द वंडर बुक पॉल श्मिड द्वारा सचित्र हार्पर कॉलिंस 2010। कुकीज बाइट साइज लाइफ लेसन्स जेन डायर द्वारा सचित्र हार्पर कॉलिंस 2005। शुगर कुकीज प्यार पर मीठे छोटे पाठ जेन और ब्रुक डायर द्वारा सचित्र हार्पर कॉलिंस 2010। वन स्मार्ट कुकी स्कूल के वर्षों और उससे आगे के लिए छोटे आकार के जीवन के पाठ जेन और ब्रुक डायर द्वारा सचित्र हार्पर कॉलिंस 2010। अल्फाज बेट डेल्फिन डूरंड द्वारा सचित्र पुटनम 2011। दिस प्लस दैट जेन कोरेस हार्पर कॉलिंस 2011 द्वारा सचित्र। प्लांट ए किस पीटर रेनॉल्ड्स द्वारा सचित्र हार्पर कॉलिंस विंटर 2011। चॉपस्टिक्स स्कॉट मैगून द्वारा सचित्र डिज्नी हाइप्रियन 2012। बुम्बर्स टॉम लिचेनहेल्ड द्वारा सचित्र क्रॉनिकल 2012। विस्मयादिबोधक चिन्ह भ्रम टॉम लिचेनहेल्ड स्कोलास्टिक 2013-2015 कैलिफोर्निया यंग रीडर मेडल के विजेता प्राथमिक ग्रेड। लॉरेंस ग्रे एक कनाडाई अमेरिकी फिल्म और टेलीविजन निर्माता हैं। ग्रे ने 2013 में अपनी प्रोडक्शन कंपनी ग्रे मैटर प्रोडक्शंस लॉन्च की। एक ग्रे मैटर की पहली फिल्म लाइट्स आउट 22 जुलाई 2016 को वार्नर ब्रदर्स और न्यू लाइन सिनेमा द्वारा रिलीज की गई थी। 2 कैरियर प्रारंभिक कैरियर ग्रे ने अपना प्रोडक्शन करियर एक स्टूडियो एग्जीक्यूटिव के रूप में शुरू किया। 2009-2011 तक मैंडेट पिक्चर्स के लिए कार्यकारी उपाध्यक्ष और प्रोडक्शन के सह प्रमुख और 2006-2009 तक यूनिवर्सल पिक्चर्स में प्रोडक्शन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया। 3 2000 से 2006 तक ग्रे फॉक्स सर्चलाइट पिक्चर्स में एक कार्यकारी थे। 4 वहां अपने समय के दौरान ग्रे को जूनो की स्क्रिप्ट मिली, जिसे उन्होंने निर्देशक जेसन रीटमैन के साथ पैक किया और उत्पादन का निरीक्षण किया। सर्चलाइट में रहते हुए ग्रे ने रूसी फिल्म निर्माता तिमुर बेकम्बेटोव से एक्शन फंतासी फिल्मों नाइट वॉच और डे वॉच के अधिग्रहण और निर्माण का भी निरीक्षण किया, जिन्होंने वांटेड का निर्देशन किया। 5 उन्होंने टायलर पेरी की पहली फिल्म डायरी ऑफ ए मैड ब्लैक वुमन विकसित की। इसके अतिरिक्त उन्होंने फ्रांसीसी निर्देशक अलेक्जेंड्रे अजा 6 जॉनसन फैमिली वेकेशन द रिंगर और 28 वीक्स लेटर की द हिल्स हैव आइज का निरीक्षण किया।
ग्रे ने मेरिल स्ट्रीप, टॉमी ली जोन्स और स्टीव कैरेल अभिनीत और डेविड फ्रेंकल द डेविल वियर्स प्राडा द्वारा निर्देशित 2012 की फिल्म होप स्प्रिंग्स का सह निर्माण किया। वह 2013 की फिल्म लास्ट वेगास के कार्यकारी निर्माता थे, जिसमें माइकल डगलस, रॉबर्ट डी नीरो, मॉर्गन फ्रीमैन और केविन क्लाइन ने अभिनय किया था और इसका निर्देशन जॉन टर्टेलटाब ने किया था। 7. ग्रे मैटर प्रोडक्शंस। ग्रे ने 2013 में अपना प्रोडक्शन बैनर ग्रे मैटर प्रोडक्शंस लॉन्च किया। हाल ही में ग्रे मैटर ने अपनी पहली फीचर फिल्म लाइट्स आउट रिलीज की, जो डेविड सैंडबर्ग की लघु फिल्म पर आधारित है। 8. सैंडबर्ग ने फीचर रूपांतरण का भी निर्देशन किया, जिसे एरिक हेसेरर ने लिखा था और जेम्स वान के प्रोडक्शन बैनर एटॉमिक मॉन्स्टर के साथ निर्मित किया था। यह फिल्म न्यू लाइन सिनेमा द्वारा 22 जुलाई 2016 को रिलीज हुई थी और इसके पहले सप्ताहांत में इसने 21.6 मिलियन डॉलर की ओपनिंग ली थी। 7 सितंबर 2016 तक लाइट्स आउट ने उत्तरी अमेरिका में 66.3 मिलियन डॉलर और अन्य क्षेत्रों में $70 9 मिलियन की कुल कमाई के साथ दुनिया भर में 137.2 मिलियन डॉलर की कमाई की है। 9. इससे पहले ग्रे ने सेक्शन 6, जो कि MI6 की अनकही मूल कहानी के बारे में एक फिल्म थी, यूनिवर्सल को बेची थी। 10. इस परियोजना का निर्देशन जो कॉर्निश, अटैक द ब्लॉक द्वारा किया जाएगा। ग्रे ने विंटर्स नाइट भी विकसित की और सोनी पिक्चर्स को बेची, जो सांता क्लॉज की किंवदंती की एक वाइकिंग थीम वाली पुनर्कल्पना थी। 11. फिल्म का निर्देशन जोआचिम रोनिंग और एस्पेन सैंडबर्ग द्वारा किया जाएगा, जो अकादमी पुरस्कार नामांकित कोन टिकी और पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन फ्रेंचाइजी की आगामी किस्त के निर्देशक हैं। 2014 में ग्रे मैटर ने प्रसिद्ध मार्शल आर्टिस्ट पर निश्चित बायोपिक के विकास और निर्माण के लिए ब्रूस ली एस्टेट के साथ साझेदारी की घोषणा की। 12. 2016 में STX एंटरटेनमेंट और ग्रे मैटर प्रोडक्शंस ने सिल्वेस्टर स्टेलोन अभिनीत एक आगामी थ्रिलर की घोषणा की। डैन केसी द्वारा लिखित और जिम मिकले द्वारा निर्देशित फिल्म का निर्माण 2016 के अंत में शुरू होगा। 13. ग्रे मैटर ने यह भी घोषणा की कि वह हाल के पनामा पेपर्स घोटाले के बारे में एक फीचर फिल्म का निर्माण करेगा। स्कॉट जेड बर्न्स के साथ स्टीवन सोडरबर्ग निर्देशन के साथ साथ निर्माण भी कर रहे हैं। यह फिल्म आगामी पुस्तक सेक्रेसी वर्ल्ड पर आधारित है, जिसे पुलित्जर पुरस्कार विजेता पत्रकार जेकबर नस्टीन हेनरी होल्ट एंड कंपनी के लिए लिख रहे हैं। ग्रे को विकास, वित्त और उत्पादन के लिए अनाम सामग्री के साथ जोड़ा गया है। ग्रे, माइकल शुगर, बर्न्स और सोडरबर्ग उत्पादन कर रहे हैं। 14. व्यक्तिगत जीवन। मॉन्ट्रियल, क्यूबेक, कनाडा के मूल निवासी, ग्रे जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी लॉ सेंटर से स्नातक हैं। ग्रे अमेरिकन इजराइल पब्लिक अफेयर्स कमेटी AIPAC में सक्रिय हैं। एडवर्ड पार्कर हेल्म्स एक, जन्म 24 जनवरी 1974, एक अमेरिकी अभिनेता और हास्य अभिनेता हैं। 2002 से 2006 तक वह जॉन स्टीवर्ट के साथ कॉमेडी सेंट्रल के द डेली शो में एक संवाददाता थे। उन्होंने NBC सिटकॉम द ऑफिस 2006-2013 में पेपर सेल्समैन एंडी बर्नार्ड की भूमिका निभाई और द हैंगओवर ट्रायलॉजी में स्टुअर्ट प्राइस के रूप में अभिनय किया। बाद में उन्होंने कॉमेडी श्रृंखला रदरफोर्ड फॉल्स 2021-2022 में अभिनय किया, जिसे उन्होंने सह-लिखा। हेल्म्स ने सीडर रैपिड्स, जेफ हू लिव्स एट होम दोनों 2011, वी आर द मिलर्स 2013, वेकेशन 2015, चप्पाक्विडिक 2017, ए फ्यूटाइल एंड स्टुपिड जेस्चर जैसी नाटकीय फिल्मों और हास्य फिल्मों में भी अभिनय किया है। टैग दोनों 2018 और टुगेदर टुगेदर 2021। उन्होंने एनिमेटेड फिल्मों
एवरीवन्स हीरो 2006, मॉन्स्टर्स वर्सेस एलियंस 2009, द लोरेक्स 2012, कैप्टन अंडरपैंट्स द फर्स्ट एपिक मूवी, म्यून गार्जियन ऑफ द मून दोनों 2017 और रॉन गॉन में अपनी आवाज दी। गलत 2021। उन्हें 2008 में एक कॉमेडी सीरीज में एक समूह द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 6 स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड नामांकन प्राप्त हुए हैं। उन्हें टेड नेल्सन 2018 के साथ द फेक न्यूज के लिए कॉमेडी या वैरायटी स्पेशल के लिए सर्वश्रेष्ठ लेखन के लिए राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका अवार्ड भी मिला। प्रारंभिक जीवन। हेन्स का जन्म अटलांटा, जॉर्जिया में हुआ था। वह अंग्रेजी, आयरिश, जर्मन, डच और फ्रेंच मूल के हैं। सुप्रावाल्वुलर एओर्टिक और पल्मोनिक स्टेनोसिस से जुड़े एक गंभीर जन्मजात हृदय दोष को ठीक करने के लिए 13 साल की उम्र में उनकी ओपन हार्ट सर्जरी हुई थी। 3-4 हेन्स के अनुसार उनकी सर्जरी 9 घंटे तक चली और उसके बाद उन्हें 1 सप्ताह तक गहन चिकित्सा इकाई में रखा गया। 5 उन्होंने एक युवा के रूप में इंटरलोचन सेंटर फॉर द आर्ट्स में भाग लिया और 1992 में दी ऑफिस के सहपाठी ब्रायन बॉमगार्टनर के 1 साल बाद द वेस्टमिंस्टर स्कूल से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 6 हेल्म्स ने भूविज्ञान विषय के रूप में ओबेरलिन कॉलेज में प्रवेश किया, लेकिन 1996 में फिल्म सिद्धांत और प्रौद्योगिकी में कला स्नातक के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के टिश स्कूल ऑफ आर्ट्स में एक एक्सचेंज छात्र के रूप में 1 सेमेस्टर बिताया। 7-8-5 अपने कॉलेज के वर्षों के दौरान उन्होंने लेट नाइट विद कॉनन ओब्रायन के साथ ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप को ठुकरा दिया क्योंकि उन्होंने WNBC के प्रेस और प्रचार विभाग के साथ इंटर्नशिप के लिए प्रतिबद्धता जताई थी। कैरियर। प्रारंभिक कार्य। ओबेरलिन से स्नातक होने के बाद हेल्म्स ने न्यूयॉर्क सिटी स्केच कॉमेडी बैंड के साथ एक लेखक और कलाकार के रूप में अपना कॉमेडी और अभिनय करियर शुरू किया। ईमानदार नागरिक ब्रिगेड मंडली के साथ कामचलाऊ व्यवस्था का अध्ययन करते समय 9 वह क्रू कट्स में एक प्रशिक्षु फिल्म संपादक थे, जो न्यूयॉर्क शहर में एक पोस्ट प्रोडक्शन सुविधा थी, जहां उन्होंने कुछ कठिन वॉइस ओवर ट्रैक रिकॉर्ड किए, जिसके कारण अंततः वॉइस ओवर काम का भुगतान करना पड़ा। जल्द ही उन्हें एक टैलेंट एजेंट मिल गया। 10 टेलीविजन। हेल्म्स इन डबलिन, आयरलैंड 2009। हेल्म्स न्यूयॉर्क शहर में कॉमेडी प्रदर्शन कर रहे थे जब उन्होंने 2005 के एक साक्षात्कार में याद किया, डेली शो में एक कास्टिंग कंपनी के साथ एक प्रकार का खुला ऑडिशन था जिसके साथ मैंने डील की थी। मैंने भाग के लिए पढ़ा और मुझे यह मिल गया। 11 व्यंग्य समाचार कार्यक्रम में अपने अप्रैल 2002 से मध्य 2006 के कार्यकाल में हेल्म्स ने शो के विभिन्न खंडों जैसे डिजिटल वॉच, एड नौसेम और मार्क योर कैलेंडर की मेजबानी के अलावा फील्ड रिपोर्ट में योगदान दिया। उन्होंने दिस वीक इन गॉड खंड में भी योगदान दिया है। उनका 2005 का खंड बैटल ऑफ द बुल्ज केप में न्यू जर्सी के समुद्र तटों पर स्पीडो स्नान सूट पहनने के बारे में, और उनका मास हिस्टीरिया खंड जहां उन्होंने मैसाचुसेट्स की आलोचना की रिपोर्ट की जब यह वैध करने वाला पहला राज्य बन गए। समलैंगिक विवाह को टीवी गाइड अपने हस्ताक्षर खंड के रूप में मानता है। 12 हेल्म्स ने 2006 में शो छोड़ दिया, लेकिन अगले 2 वर्षों में कभी-कभी संक्षिप्त उपस्थिति के लिए लौट आए। 21 जुलाई 2008 को वह ओबामा क्वेस्ट के लिए लौटे सीनेटर बराक ओबामा की इराक यात्रा को कवर करने वाला एक खंड। उन्होंने कभी-कभी सहयोगी श्रृंखला द कोलबर्ट रिपोर्ट पर प्रेस्कॉट ग्रुप की शैक्षिक फिल्में भी सुनाईं। जुलाई 2006 के अंत में एनबीसी ने घोषणा की कि हेल्म्स को द डेली शो के साथी संवाददाता स्टीव कैरेल के साथ मॉक्यूमेंट्री दी ऑफिस के कलाकारों में शामिल किया गया है, जो एक उदासीन कॉर्नेल स्नातक एंडी बर्नार्ड की आवर्ती भूमिका में है, जो कैपेला संगीत से ग्रस्त है।
हेल्म्स तीसरे सीजन से शुरू होने वाली एक नियमित श्रृंखला थी। 13 शो के लेखक पॉल लिबरस्टीन, जो डंडर मिफलिन की स्क्रैंटन शाखा में मानव संसाधन प्रतिनिधि टोबी फ्लेंडरसन की भूमिका भी निभाते हैं, को याद करते हुए कहते हैं, जिस चरित्र को हम बनाना चाहते थे उसमें बहुत कुछ समानता थी। मुझे याद नहीं है कि उनका विलय कब शुरू हुआ था। 14 हेल्म्स 5 दिसंबर 2006 को द डेली शो में लौटे और कहा कि वह स्क्रैंटन में एक पेपर कंपनी में गुप्त रूप से काम कर रहे थे, जो कि दी ऑफिस में उनके कार्यकाल का संकेत है। फरवरी 2007 में एनबीसी ने घोषणा की कि हेल्म्स को दी ऑफिस पर नियमित श्रृंखला के लिए पदोन्नत किया गया था और फरवरी 2010 में हेल्म्स को शो के शुरुआती क्रेडिट में जोड़ा गया था। वह जल्द ही कलाकारों का एक मजबूत हिस्सा और शो के निर्माताओं में से एक बन गए। जून 2009 में नेशनल पब्लिक रेडियो के साथ एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि अपने चरित्र एंडी बर्नार्ड की तरह उन्हें कैपेला संगीत में रुचि थी। हेंस द मिंडी प्रोजेक्ट, विल्फ्रेड, एनटीएसएफ, एसडी, एसयूवी, टैनर ऑन टैनर, चिल्ड्रंस हॉस्पिटल, अरेस्टेड डेवलपमेंट और चीप सीट्स जैसे टेलीविजन शो और विभिन्न कॉमेडी सेंट्रल स्पेशल में भी दिखाई दिए हैं। वह 3 अगस्त 2015 को सर्वाइवल स्किल्स रियलिटी शो रनिंग वाइल्ड विद बियर ग्रिल्स में सेलिब्रिटी अतिथि थे और कोलोराडो पर्वत पर ऊंचाई के डर से उबरने में सफल रहे। 15 उन्होंने बर्गर किंग, डोरिटोस, होटल्स कॉम, शार्प एक्वोस और एडवायर अस्थमा दवा के अभियानों में व्यावसायिक वॉयस ओवर का काम किया है। उन्होंने कार्टून नेटवर्क की वेटी डिसीजन श्रृंखला के एक पात्र नील द एंजल को आवाज दी है। वह अपने कुछ मनोरंजन प्रदर्शनों में गिटार, बैंजो, पियानो और साथ ही सितार भी बजाते हैं। उन्होंने सिएरा टेलर और नेलस, अब शोरनर और माइकल शूर के साथ पीकॉक सिटकॉम रदरफोर्ड फॉल्स का सह निर्माण किया। ओर्नेलास के साथ श्रृंखला में कुल 5 स्वदेशी लेखक हैं। फिल्म हेंस ने नाइट एट द म्यूजियम, बैटल ऑफ द स्मिथसोनियन, ब्लैकबॉल्ड, द बॉबी ड्यूक्स स्टोरी, मीट डेव, हेरोल्ड एंड कुमार, एस्केप फ्रॉम ग्वांतानामो बे, आई विल बिलीव यू, इवान ऑलमाइटी, सेमी प्रो सहित कई फिल्मों में छोटी भूमिकाएं निभाई हैं। वर्क हार्ड, द डेवी कॉक्स स्टोरी एंड द गुड्स, लिव हार्ड, सेल हार्ड। हेंस ने ब्लॉकबस्टर द हैंगओवर 2009 और इसके सिक्वल द हैंगओवर पार्ट 2 2011 और द पार्ट 3 2013 में स्टू, एक दंत चिकित्सक के रूप में सह अभिनय किया। श्रृंखला की तीनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सफल रहीं। हेंस ने 2011 की फिल्म सीडर रैपिड्स में भी अभिनय किया। उन्होंने 2015 की फिल्म वेकेशन में रस्टी ग्रिसवॉल्ड की मुख्य भूमिका निभाई, जो नेशनल लैम्पून की वेकेशन श्रृंखला की अगली कड़ी बटा स्पिन ऑफ थी। इसके अलावा 2015 में हेल्म्स ने जेसी नेल्सन की फिल्म लव द कूपर्स में अभिनय किया। 2017 में उन्होंने द क्लैपर में एडी क्रम्बल के रूप में अभिनय किया, जो इन्फोमेशियल के लिए एक भुगतान दर्शक सदस्य था। हेंस ने 2018 की फिल्म चप्पाक्विडिक में जो गार्गन की भूमिका निभाई। 2012 में उन्होंने द लोरैक्स में वंस लेर को आवाज दी। एड हेंस ने कैप्टन अंडरपैंट्स, द फर्स्ट एपिक मूवी 2017 नामक ड्रीमवर्क्स एनिमेटेड फिल्म में मुख्य किरदार को भी आवाज दी। अन्य कार्य हेंस अपने दोस्तों इयान रिग्स और जैकब टिलोव के साथ द लोनसम ट्रायो नामक ब्लूग्रास बैंड में हैं। जब वे ओबेरलिन कॉलेज में थे, तब उन्होंने बैंड का गठन किया और अब भी हर साल कुछ शो करते हैं। बोनारू फेस्टिवल में ब्लूग्रास सिचुएशन स्टेज पर प्रदर्शित होने के तुरंत बाद उन्होंने 2013 की गर्मियों में एक नामांकित एल्बम रिकॉर्ड किया, जिसे हेल्म्स ने क्यूरेट किया था। 16-17 हेल्म्स स्वयं को ब्लूग्रास नर्ड मानते हैं और उन्होंने वार्षिक एले ब्लूग्रास सिचुएशन फेस्टिवल की स्थापना की है। 18 हेल्म्स बैंजो, गिटार और पियानो बजाते हैं। 19
उन्होंने और एमी रीटनॉर ने एक संगीत ब्लॉग की सह स्थापना की जिसका शीर्षक द ब्लूग्रास सिचुएशन भी है। यह अपने मिशन को संक्षेप में प्रस्तुत करता है, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के हर स्तर पर सामग्री बनाना और कवर करना, जिसमें कालातीत पारंपरिक ब्लूग्रास, ब्लूज और पुराने समय से लेकर समकालीन गायक बटा गीतकार, अमेरिकाना, लोक और इससे परे और बीच में मौजूद हर चीज शामिल है। 20-22 अप्रैल 2020 को द ब्लूग्रास सिचुएशन ने द व्हिस्की सॉर हैप्पी आवर की शुरुआत की, जो एक साप्ताहिक संगीत और कॉमेडी कार्यक्रम है जो यूसीकेयर्स सीओवीआईडी 19 रिलीफ फंड और डायरेक्ट रिलीफ को लाभ पहुंचाता है। हेंस ममफोर्ड एंड सन्स के गीत होपलेस वांडरर के वीडियो में शामिल हैं। 212015 में उन्होंने द वुल्फ गाने के लिए बैंड के संगीत वीडियो में एक कैमियो भूमिका निभाई थी। 22 हेंस ने 2013 में अपनी खुद की प्रोडक्शन कंपनी पैसिफिक इलेक्ट्रिक पिक्चर कंपनी लॉन्च की। कंपनी ने यूनिवर्सल टेलीविजन के साथ 2 साल का विकास समझौता किया था। 23 2013 में हेल्म्स ने याहू में सह लेखन, निर्माण और अभिनय किया। स्क्रीन वेब श्रृंखला टिनी कमांडो एक पूर्व नेवी सील के बारे में है जो एक सैन्य प्रयोग में गलती से 4 इंच ऊंचाई तक सिकुड़ गई थी। इसके बाद उसे उन स्थानों पर तैनात किया जाता है जहां उसका अद्वितीय आकार उसे घुसपैठ करने में सक्षम बनाता है। 24 नागरिक जीवन हेंस रिप्रेजेंटस में एक बोर्ड सदस्य हैं। 25 एक गैर लाभकारी समूह जो संयुक्त राज्य अमेरिका में भ्रष्टाचार विरोधी कानूनों को पारित करने के लिए काम करता है। हेंस ने 2022 में वोटराइडर्स के साथ साझेदारी की ताकि स्वयंसेवकों को पंजीकृत मतदाताओं को पत्र लिखने और टेक्स्ट भेजने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके ताकि उन्हें पता चल सके कि मतदाता पहचान बाधाओं को कैसे दूर किया जाए जो उन्हें मतदान करने से रोक सकती हैं। 26 व्यक्तिगत जीवन हेंस शादीशुदा हैं और उनकी एक बेटी है। 27 सम्मान हेंस को नॉक्स कॉलेज से डॉक्टर ऑफ फाइन आर्ट्स की मानद उपाधि मिली, जहां उन्होंने 2013 की शुरुआत दी। 28 मई 2014 में हेल्म्स ने एंडी बर्नार्ड के अल्मा मेटर कॉर्नेल विश्वविद्यालय में दीक्षांत भाषण दिया, जिस चरित्र को उन्होंने दी ऑफिस पर 7 सीजन के लिए चित्रित किया था। 29-30 मई 2015 में हेल्म्स ने वर्जीनिया विश्वविद्यालय में प्रारंभिक भाषण दिया। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने इस मूवी के बारे में बात करी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो या आपको किसी भी और कोई मूवी के बारे में जानना हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा के साथ को सेट कर दें ताकि हमारी जितनी भी वीडियोज है उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।